हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा सेशन है, पिछला सेशन जहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था वहीं से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपको यहाँ पर 100% आपको समझ में आने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी धातु अधातु के बारे में पूरा डिटेल से 100% नॉलेजेबल वीडियो देखूँ या पढ़ूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और ताकि उन्हें भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेशन है आज का वो है अम्लराज, एक्वारेजिया। ये आपका एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बीच में डाला गया है येलो कलर में। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आखिर एक्वारेजिया या फिर अम्लराज होता क्या है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया या फिर हम लोग क्या उसको बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं। मतलब कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब 3:1 के अनुपात में जब हम लोग मिलाएंगे तो जो हमें मिक्सचर प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। इसका एक खासियत होता है कि ये सोना को भी गला सकता है। गला सकता क्या, ये सोना को भी गला देता है। लेकिन अकेला अगर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहे तो सोना को नहीं गला सकता, या फिर अकेला सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहे तो फिर सोना को गला नहीं सकता। लेकिन यही दोनों का मिक्सचर अगर एक साथ मिल जाए तो सोना को गला सकता है। यही ये लाइन लिखा है कि जबकि दोनों में से किसी एक अम्ल की क्षमता नहीं होती है। कहने का मतलब हुआ कि यदि दोनों एक साथ रहेगा तभी ये काम हो सकता है। काम मतलब सोना को गलाने का। अगर अकेला नाइट्रिक अम्ल रहे तो सोना नहीं गलेगा, अकेला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहे तो सोना नहीं गलेगा, ये मतलब हुआ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एक्वारेजिया या फिर अम्लराज के बारे में आप सीख चुके होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, उभय का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड, फिर से एक बार सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं या जल प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड, ये हमारा Al2O3 यानी कि क्या हो गया, ये धातु है एल्युमिनियम और उसका ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमारा प्रोडक्ट के रूप में AlCl3 और H2O बना, यानी कि ये लवण और ये जल बना। तो देखा हमने कि धातु का जब ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड को जब अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, Al2O3 को रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2NaAlO2 प्लस H2O यानी कि एक प्रकार का ये लवण है। उसके बाद हमारा फिर क्या बन रहा है, जल बन रहा है। यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो क्या करते हैं, जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो देख लीजिएगा कि आखिर ये उभयधर्मी ऑक्साइड, जो दो उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखें या फिर दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जिसका फार्मूला Al2O3 होता है पहला, और दूसरा जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ये दोनों धातु का ऑक्साइड ऐसा होता है जो अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कि उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में भी समझ में आया होगा। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये नेक्स्ट टॉपिक का मतलब अगला टॉपिक का है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब इधर से लास्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा है आयनिक यौगिक। तो ध्यान दीजिएगा, आयनिक यौगिक जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये मतलब कि आज का सेशन जो है आपका कहीं ना कहीं
यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाला है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, साथ ही साथ स्किप भी नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि 100% से समझ में आए तो आपको स्किप भी नहीं करना होगा, एकदम वीडियो के लास्ट तक, शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आने वाला। तो ध्यान दीजिएगा आयनिक यौगिक के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा कि धातु से अधातु में, यानी कि एक मेटल को जब दूसरे नन मेटल के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो चलिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग और बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हम लेते हैं मैग्नीशियम। आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो ध्यान दीजिएगा 2 8 2, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी क्या करते हैं यहाँ पर, जब ये देखिए Mg2+, ये आखिर 2+ आया कहाँ से, क्यों आया, 2+ ही क्यों आया, 1+ क्यों नहीं आया या 3+ क्यों नहीं आया, इसको हम लोग ध्यान देते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कि हम लोग पिछला यानी कि प्रीवियस वीडियो में, इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि धातु जो होता है वो क्या करता है, धातु क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बाह्यतम कक्षा में जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, धातु होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, यानी कि किसी दूसरे तत्व को ये क्या कर दिया, दे दिया। तो जिसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन अपना खोने के कारण इस पर क्या आया, +2 चार्ज आया। आपको समझ में आया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये त्याग दिया, जिसके कारण मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आया। और उसके बाद हमने लिखा है 2 के ऊपर माइनस, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है कि मैग्नीशियम धनायन में परिवर्तित हो गया। आगे देखिएगा Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। इसके लिए इस पर क्या आया, माइनस चार्ज आया। एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2, इसका जब हम लोग क्लोरीन को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इसमें 2 8 7, जिससे जैसा कि आपको पता होगा कि क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है वो 17 होता है। जब हम लोग इसको तोड़ते हैं किस में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो इसका जो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7, यानी कि 8 2 10 10 और 7 17। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी तत्व, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी तत्व क्या करता है, कोई भी तत्व अपना अष्टक या द्विक पूरा करना चाहता। अष्टक का मेरा ये मतलब हुआ कि अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अपना किसी ना किसी तरह से, चाहे वो संयोग करके, चाहे वो किसी से ग्रहण करके, अपना 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा करना चाहता है। या फिर द्विक कहने का ये मतलब हुआ कि वो अपना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तत्व से, अनदर तत्व से या फिर अनदर एलिमेंट से क्या करता है, वो अपना साझेदारी करके या फिर रिएक्शन करके किसी ना किसी तरह से अपना द्विक पूरा करता है। उसको हम लोग द्विक या फिर अष्टक बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अष्टक, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन के नज़दीक नहीं है, 1 2 नहीं है या 3 नहीं, यहाँ पर 7 है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, बल्कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से ले लेगा, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, 2 8 8, यानी कि क्लोराइड ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से क्या कर रहा है, ले रहा। ध्यान दीजिएगा, लेना और देना में माइनस और प्लस का जो फंडा है थोड़ा जस्ट हम लोग से उल्टा है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप कर्ज ले रहे हैं, तो कर्ज लेने का क्या मतलब हुआ, कर्ज ले रहे हैं तो आपके पास कमी है तभी तो आप कर्ज ले रहे हैं, और कमी यानी कि माइनस साइन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आप कर्ज दे रहे हैं किसी को, तो आपके पास
ऑब्वियसली ज़्यादा है तभी ना आप दे रहे हैं, और ज़्यादा सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है क्या, प्लस चार्ज को। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि प्लस और माइनस का जो फंडा है वो बिल्कुल साधारण सा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण ये 2 8 7 इलेक्ट्रॉन 2 8 8 इलेक्ट्रॉन में क्या बना देता है, ये क्लोराइड आयन बना देता है। अब देखिए हम लोग एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन के बीच जब साझेदारी करवाते हैं, किसके बीच का, उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब हम लोग साझेदारी करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी तत्व अनदर तत्व से यानी कि दूसरे तत्व से क्या करता है, साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके साझेदारी करता है, तो उसमें भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या तो संयोजकता होता है उसका, या तो उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है, यानी कि MgCl2 का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अभी भी इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये मैग्नीशियम के साथ साझेदारी करके क्या कर रहा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन का अपना अष्टक पूरा हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम का बचा ये दूसरा क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या आ जा रहा है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर देखिए क्लोरीन के पास क्या चार्ज आ रहा है, माइनस का चार्ज आ रहा है। 2 बार है क्लोरीन, इसीलिए यहाँ पर ये 2 लिखा गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप आयनिक यौगिक को बिल्कुल बेहतर से बेहतर ढंग से आप समझ चुके होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पीछे जाके रिवाइंड में जाके इसको आप देख सकते हैं दोबारा। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा एक बार में अगर नहीं समझ पाते हैं केमिस्ट्री, थोड़ा सा मेरे अनुसार नहीं, आपको लगता होगा तो टफ है, और नहीं माने तो टफ, ना माने तो बहुत ईजी, ठीक है। तो यदि आप मानते हैं कि नहीं समझ में आया तो इसको आप एक बार दोबारा से कोशिश कीजिए, इसको दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हार मानने से तो जो सोच लिया, जो समझ लिया कि उसको समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन चीज़ है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। और जो ठान लिया कि बस हमको समझना है तो बस समझ ही जाएगा वो किसी न किसी तरह से। तो यहाँ पर हमारा आयनिक यौगिक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बेहतर से बेहतर ढंग से इसको समझाने का कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आयनिक यौगिक के बारे में समझ में आ चुका हो। अब देखिए हमारा आयनिक यौगिक के गुणधर्म है, ये डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर आयनिक यौगिक क्या होते हैं और उसके गुणधर्म को लिखें। तो आयनिक यौगिक हमने इसका परिभाषा और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा चुके हैं। अब देखिए हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए भौतिक गुणधर्म। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस व कुछ कठोर होते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस व फिर कुछ कठोर होते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, साथ ही साथ भंगुर होते हैं। आपको भंगुर का मीनिंग पता होगा जब आप अधातु का भौतिक गुणधर्म में पढ़ रहे होंगे। जब मैंने आपको पढ़ाया था धातु का भौतिक गुणधर्म, तो क्या हो रहा था, अगर हम किसी धातु को पीटते हैं और वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम लोग बोल रहे थे आघात वर्धन्यता। ये था हमारा धातु का गुण। और अधातु का गुण क्या हो रहा था, जब हम किसी धातु को पीटते हैं तो ये चूर चूर हो जाता है, और इसी गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, भंगुर या फिर भंगुरता बोलते हैं, और जो किसमें है, आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको गुणधर्म समझ में आया होगा। दूसरा गुणधर्म जो है गलनांक एवं क्वथनांक के आधार पर है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है वो हाईली होता है, यानी कि उच्च होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या था, गलनांक एवं क्वथनांक के आधार पर। तो क्या होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। और तीसरा है यहाँ पर देखिए घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि आप आयनिक यौगिक को घुलनशीलता के आधार पर जब इसके गुणधर्म को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं आयनिक यौगिक, ये जल में घुलनशील होते हैं, जबकि पेट्रोल एवं केरोसिन में ये अविलय होते हैं, यानी कि अघुलनशील होते हैं। कहने का ये अर्थ हुआ कि पेट्रोल और केरोसिन में ये बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। तो ये इसका तीसरा गुणधर्म हो गया। अब चलिए चौथा गुणधर्म इस तरफ है। यहाँ देखिएगा विद्युत चालकता। जो आयनिक यौगिक का जो विद्युत चालकता होता है वो क्या होता है, ये जलीय विलयन में
एवं गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। मतलब कह सकते हैं आप कि ये जलीय विलयन में, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जलीय विलयन में या तो गलित अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन या फिर परंतु ठोस रूप में विद्युत का चालन ये नहीं करते हैं। फिर से इसको आप समझिएगा कि विद्युत चालकता आयनिक यौगिक का जो होता है वो जलीय विलयन में या फिर गलित रूप में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस रूप में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है आयनिक यौगिक और उसके गुणधर्म। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक जो होता है वो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये हम लोग जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन है या चैप्टर के बीच से जितना भी क्वेश्चन है वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? यदि आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्त। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में। आपसे बस एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ और कुछ नहीं, बस एक लाइक दे दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।